As we have decided in the previous class that we will continue a new topic which is chemical kinetics, right? This topic is not only for CBSE, this is also for the NEET exam, okay? अगर हम पर्टिकुलर CBSE में बात करें तो CBSE में यहाँ पे आपके 7 मार्क्स का जो है पेपर जो है वो इस टॉपिक से पर्टिकुलरली आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक है वो है आरएनएस इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर आपका स्लोप से जो है वो आपके क्वेश्चन बनते हैं, ग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोलिजन थ्योरी जो है वो आपका थोड़ा लेस वेटेज कवर करता है, बट कोलिजन थ्योरी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। इस टाइप से ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें बेसिकली आरएनएस इक्वेशन पे पूरा ध्यान देना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि किसी काम को करने की स्पीड क्या है। बेसिकली जैसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इस रिएक्शन के अंदर कितना चेंज हुआ है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब वो जो कंसंट्रेशन है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर टाइम में कितनी चेंज हुई है, उसको अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं तो वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है। तो इस बेस पर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के दो फॉर्मेट आते हैं देखने के लिए कि रिएक्टेंट की डिसअपियरेंस की रेट और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की रेट क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन तो ये होती है चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, इन द गिवन टाइम, इसको हम बोलते हैं रेट। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करें तो रिएक्टेंट डिसअपियर होगा ना, कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें रिएक्टेंट तो ब्रेक होगा और प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्टेंट तो डिसअपियर होगा, तो उसकी डिसअपियरेंस की रेट क्या होगी बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द गिवन टाइम, बट साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा बिकॉज डिसअपियर हो रही है यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो रहा है बेटा, फॉर्म हो रहा है, राइट, प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहां पर हमने साइन लिया पॉजिटिव, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। इस तरीके से आपके टाइप ऑफ रिएक्शंस है। अब देखो कुछ आपकी रेट होती है, जैसे एवरेज रेट होती है और इंस्टेंटेनियस रेट होती है। एवरेज रेट का मतलब है कि आपने दो रेट को कंप्लीट करने में, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई ग्राफ दिया हुआ है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटा, टाइम के साथ में कम हो रही है, तो आपको जैसे मान लो अब जो रेट है वो दो स्टेप पे चेक करनी है। फॉर एग्जांपल आपने R1 और R2 पे आपको रेट में चेंज चेक करना है, टाइम के साथ में कितना हुआ। तो बेटा आप क्या करोगे, इसके ऊपर इस रेट को करने में कितना टाइम और R2 को करने में कितना टाइम लगा, इसका चेंज चेक कर लोगे तो आपको एवरेज रेट मिल जाएगी, ठीक है। इस टाइप से हम एवरेज रेट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फिर आती है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी रिएक्शन क्या थी, तो इसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास जो रेट आएगी वो कैसी होगी बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट विच इज इक्वल टू माइनस dr/dt, ठीक है। तो हमारे पास जो स्लोप बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, इस तरीके से इस पॉइंट पर जो हम बनाएंगे स्लोप वो हमारा एक्चुअली पर्टिकुलर स्लोप होगा जिसको हम टेंजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से, इंस्टेंटेनियस रेट के हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट एंड द पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो इस रिएक्शन का ये यूज है यहाँ पर, ओके। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मान लो आपके रिएक्शन के अंदर स्टाइक्योमेट्री आ जाए तो आप उसको कैसे डील करोगे। तो बेटा अगर स्टाइक्योमेट्री आ जाती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2HI जो है वो चेंज हो रहा है H2 + I2, मतलब वो बना रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन गैस बना रहा है। अब आपको रेट एक्सप्रेशन अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। तो अगर आप जैसे रिएक्टेंट है HI जो है वो रिएक्टेंट है वो डिसोशिएट होगा, तो बेटा हम यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे तो उसके बेस में क्या लगाएंगे, उसकी स्टाइक्योमेट्री लगाएंगे विच इज 2, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की प्रिपरेशन की बात करें और तो यहाँ पर स्टाइक्योमेट्री 1 ही है तो यहाँ पर 1 से ही डिवाइड होगी, और आयोडीन की भी 1 है तो वो 1 से ही डिवाइड होगी। तो यहाँ पर स्टाइक्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आया, जिसके भी आगे स्टाइक्योमेट्री लगी होगी ऑल द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तो उसके बेस में चली जाएगी उसकी स्टाइक्योमेट्री, ठीक है। इस तरीके से हम स्टाइक्योमेट्री कोएफिशिएंट की हेल्प से रेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, हमें क्या निकालनी है बेटा, एवरेज रेट निकालनी है। तो एवरेज रेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, जैसे मान लो मेरे पास ये दिया हुआ है R1, ये मेरे पास दिया हुआ है R2 और ये मेरे पास दिया हुआ है टाइम, ठीक है, मतलब टाइम डिफरेंस दिया हुआ है। तो मैं बेटा क्या करूंगी, R2 माइनस R1 करूंगी और आगे साइन लगाऊंगी माइनस का, अपॉन हम क्या करेंगे 20 मिनट हमारे पास टाइम दिया हुआ, तो यहाँ पे मैं मिनट में भी निकाल सकती हूँ, सेकंड में भी निकाल सकती हूँ, तो हम मिनट में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी नेगेटिव साइन हटने के बाद में वो ये वाली आ जाएगी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.5 × 10⁻³ राइट, मोलैरिटी पर सेकंड। तो मोलैरिटी क्या हो गई, कंसंट्रेशन हो गई पर मिनट, और अगर आपको उसको सेकंड में चेंज करना हो तो इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना 60 से, तो हमारे पास जो रेट आ जाएगी वो किसकी फॉर्म में आ जाएगी बेटा, मोलैरिटी पर सेकंड की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आपके उस इक्वेशन से क्वेश्चन बनते हैं।
फिर बात करते हैं रेट लो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू रेट लो, हमारी जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, मतलब कि तुमने कितना इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया हुआ है वो क्या होती है, यहाँ पर रेट होती है। अब इफेक्टिव कंसंट्रेशन दिखाने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं विच इज ऑर्डर। तो मतलब मेरी जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और इसकी जो पावर है उसकी एन से, एन क्या है, ऑर्डर है। तो इससे हमें पता चलता है कि दैट्स द इफेक्टिव पावर, दैट्स द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारा होता है रेट लो। सो वी कैन रीड इट, रिएक्शन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लो एंड रेट इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन हो रही है जिसमें ए चेंज हो रहा है, बी क्या है इसकी स्टाइक्योमेट्री, तो बी चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। तो हमारे पास जो रेट आएगी वो ए की पावर एक्स आएगी और बी की पावर वाई आएगी। अब कोई बोले मैम ये क्या एक्स और वाई कहां से आ गया, ये तो ए और बी होना चाहिए था, राइट। तो बेटा ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो रेट कंसंट्रेशन की, जो रिएक्टेंट की रेट आएगी, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन आएगी उसके पावर में जो जा रहा है वो स्टाइक्योमेट्री नहीं है, वो कुछ और वैल्यू है। मैंने एक वर्ड यूज लिया था इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो एन है, ऑर्डर है, वो इस इफेक्टिव कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। पर ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा एक्सपेरिमेंट से। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूं इस रेट के अंदर जो एन है, जो ऑर्डर है, वो क्या है बेटा कि एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने यहां पर ए और बी पावर में नहीं रखा है, मैंने ऑर्डर पावर में रखा है। तो एक्स और वाई क्या करता है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। एक्स ए के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी के ऑर्डर को, वाई बी के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स और वाई क्या है बेटा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और बी है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को कैलकुलेट कर देंगे, एक्स प्लस वाई को अगर मैं जोड़ दूं, राइट, इसका सम कर दूं, तो हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल ऑर्डर, आ जाएगा रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर। इस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, जब मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगी तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू के, और यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये जो के है ये क्या है बेटा, ये रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो ऑर्डर जो है वो कैसा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, वो स्टाइक्योमेट्री नहीं है। ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, देखो, लेकिन फिर भी अगर आप इसको इक्वल करना चाहते हो स्टाइक्योमेट्री को और ऑर्डर को, राइट, तो यहाँ पर आपके पास जो रिएक्शन रहनी चाहिए वो एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए, वन स्टेप रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें भी इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, बिकॉज इसका एक्सेप्शन एक हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जहां पर क्या होगा, हाइड्रो जो हमारे पास वाटर होगा, राइट, वो एक्सेस क्वांटिटी में होगा, इसीलिए उसका ऑर्डर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑर्डर, आपका जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटल है और वो ही रेट लो को फाइंड करने में हेल्प करता है। स्टाइक्योमेट्री से हमें नहीं जाना। अगर ऑर्डर के डिस्कशन नहीं हुआ है और रिएक्शन एलिमेंट्री है तो हम ऑर्डर से जाएंगे। उसमें भी अगर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है तो हम फॉलो नहीं करेंगे, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करेंगे। अभी मैं बता दूंगी इसके बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट आप कैसे फाइंड करोगे। सिंपल एज दैट, इक्वेशन में लिख के आई हूं अभी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, और यहां पर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो कंसंट्रेशन हमारी क्या है, मैं मोलैरिटी ले रही हूं, राइट, मोलैरिटी, और यहां पर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, मुझे के फाइंड करना है। तो बेटा रेट भी तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम थी, राइट। रेट की यूनिट क्या थी, हम अभी पढ़ के आए थे, मोलैरिटी पर टाइम। ठीक है, टाइम सेकंड कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर अगर मैं के की बात करूं तो यहां पर जो मेरी कंसंट्रेशन है वो इसके नीचे चली जाएगी इक्वेशन के, राइट, मोलैरिटी की पावर एन। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, एम जो होगा वो क्या ऑलरेडी यहां पर वन पावर लिया हुआ है, मल्टीप्लाई ये वैल्यू अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो एम की पावर माइनस एन की फॉर्म में जाएगी, और यहां पर हमारे पास टाइम है ही, तो इक्वल टू के। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी मोलैरिटी 1 माइनस एन अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू के। तो मतलब मेरा जो के होगा वो क्या है बेटा, एन पर डिपेंड करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, तब हम जाके के की यूनिट निकाल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो मैं क्या करूंगी बेटा, एन की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगी। जब मैं जीरो पुट करूंगी तो हमारे पास यूनिट आ जाएगी मोलैरिटी पर टाइम, टाइम को फॉर एग्जाम्पल मैंने सेकेंड में ले लिया, इक्वल टू के। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास यूनिट क्या जाएगी बेटा, मोलैरिटी पर लीटर, मोल पर लीटर। मोलैरिटी को सॉल्व किया हमने, मोल पर लीटर, राइट। तो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। अगर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो बेटा यहां पर मैं क्या करूंगी, वैल्यू 1 रख दूंगी एन की जगह, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जीरो, ऊपर की तरफ क्या जाएगी, अगर मान लो किसी की पावर जीरो आ रही है तो मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ऊपर आ गया मेरे पास 1 और नीचे आ गया सेकंड, तो के की यूनिट हमारे पास क्या आ गई, सेकंड इनवर्स आ गई। ठीक है, ऐसे करके हम सेकंड ऑर्डर के लिए रख लेंगे, एन की वैल्यू 2 रख देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन जो हमारे पास यूनिट ऑफ के आएगी वो ये वाली आ जाएगी। ठीक है,
लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, और अगर हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की तो पावर भी आ जाएगी लीटर स्क्वायर, राइट, मोल मोल इनवर्स 2, राइट, और सेकंड इनवर्स, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नीट में बच्चा कंफ्यूज होता है रेट कांस्टेंट की वैल्यू में और रेट में। तो जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, टर्म पे ट्रस्ट नहीं करना, आपको यूनिट पे ट्रस्ट करना है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली वो बात रेट की कर रहा है, रेट कांस्टेंट की कर रहा है या फिर रेट की कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि रेट को फैक्ट करने वाले कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। देखो बेटा, रेट को कंसंट्रेशन इफेक्ट करेगा, डेफिनेटली अभी पढ़ के, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, तो डेफिनेटली अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रेट बढ़ेगी। ठीक है, सेकंड रीजन होता है कि बिकॉज कॉलिजन बढ़ जाता है तो रेट बढ़ जाती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ने पर आपकी जो रेट है वो क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। अब आरएनएस ने यहाँ पे पर्टिकुलर बोला है कि अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज करा है तो आपकी रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। ठीक है, तो रेट बढ़ेगी। कैटलिस्ट का तो काम ही है ये रेट को इंक्रीज करना, राइट, बिकॉज वो क्या करता है, एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन को, जो कि शॉर्टकट होता है, तो डेफिनेटली रेट बढ़ेगी। सरफेस एरिया बढ़ने से, यस, सरफेस एरिया बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा, मॉलिक्यूल ज्यादा कोलाइड करेंगे और रेट बढ़ेगी। ठीक है, प्रेशर बढ़ने से, यस, प्रेशर बढ़ने से भी कॉलिजन बढ़ेगा और रेट बढ़ेगी। नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात है कि जैसे आपका रिएक्टेंट जो है वो आयनिक नेचर का है कि कोवेलेंट नेचर का है, तो अगर आयनिक नेचर का होगा तो वो रेट कंपैरेटिवली फास्ट होगी कोवेलेंट के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इस टाइप से रेट जो है वो अफेक्ट करती है, ये फैक्टर है जो रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल है हमारे पास, आपको क्या करना है, रेट लो फाइंड करना है, बहुत इजी, अभी बता के आई थी, x प्लस वाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको ऑर्डर बताना है, तो यहाँ पर जो आपको ये यहाँ तक क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू। ठीक है, तो k की पावर आपको NO की पावर दी हुई है 2 और ऑक्सीजन की पावर दी हुई है 1, दोनों को जोड़ दो तो आपके पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे NO2 का ऑर्डर पूछा जाए तो वो आएगा 2, और अगर आपसे ऑक्सीजन का ऑर्डर पूछा जाए तो वो आएगा 1। इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है बेटा, ऑर्डर ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि ये इफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड करता है ऑफ द रिएक्टेंट, और ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है ऑर्डर, राइट। तो ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। आप रिएक्शन एलिमेंट्री स्टेप की रिएक्शंस के अगर मॉलिक्यूल्स को, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को कैलकुलेट कर लोगे, आपके पास मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये जो है रेट लॉ से ही फाउंड होता है। ये मॉलिक्यूल की मैकेनिज्म, जैसे मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन मैकेनिज्म है, तो वहां से हम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करके मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकती है, पॉइंट्स में भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो कंप्लीट नंबर में होती है, वो 0 नहीं हो सकती। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई रिएक्शन करनी है तो रिएक्टेंट का कुछ तो नंबर लेना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ओजोन को ही डिसोशिएट करना है और ऑक्सीजन और यहाँ पर ओ मॉलिक्यूल एटम बनाना है, तो आप क्या करोगे, ओजोन का एक मॉलिक्यूल तो लोगे ना, तो मॉलिक्यूलरिटी एक हो गई ना यहाँ पर। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने रिएक्टेंट 0 लिया और रिएक्शन हो गई है, तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती है। कभी भी कोई मॉलिक्यूल ऐसे आधा अधूरा थोड़ी हो जाएगा। आपको अगर मैं बोलूं कि आप जरा ऑक्सीजन का एटम रिएक्शन में डालो, तो उसको आप आधा करके थोड़ी डाल दो, मैम ये आधा ऑक्सीजन रिएक्शन के अंदर आ गया, राइट। तो फ्रैक्शनल नहीं होता है, तो ये बात ध्यान रखना। इसकी हमेशा एक फिक्स वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, एलिमेंट्री स्टेप में इसकी रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी हम निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अप्लाई आपका स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग नहीं होगा, मॉलिक्यूलरिटी के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, वो डिपेंड कर देगा कि आपका एक्सपेरिमेंट का डाटा क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर आपकी किसी एक स्पीसीज ने पार्टिसिपेट किया तो हम बोलेंगे ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, 2 ने किया तो बाई मोलिकुलर है, 3 ने किया तो ट्राई मोलिकुलर स्पीसीज मॉलिक्यूलरिटी है इसकी रिएक्शन की पर्टिकुलर। ठीक है, इस टाइप से हम मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करते हैं। अब आपके एग्जाम में आता है कि अब बच्चों हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके बच्चों, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? 0 का मतलब है कि इस रिएक्शन में जो रेट होगी वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, राइट। कंसंट्रेशन की पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो जब हम कर्व बनाएंगे रेट और कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पर बेटा हमारे जो रेट होगी वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो इंडिपेंडेंट लीनियर कर्व बनेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि जो रेट होगी वो हमारे कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उसकी पावर 1 के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम जो कर्व बनाएंगे वो रेट और कंसंट्रेशन का, तो वो लीनियरली इंक्रीज ग्राफ बनता है। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, मतलब जो रेट होगी वो कंसंट्रेशन की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर इसका कर्व बनाएंगे रेट और कंसंट्रेशन का बच्चों, तो वो कर्व बनेगा हमारा पैराबोला।
ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ। अब हम आगे बढ़ते हैं। पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बेस पे, जैसे इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारे पास कई बार कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ भी पूछने के लिए। तो फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर और फॉर सेकंड ऑर्डर, ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। जब आपसे कंसंट्रेशन और टाइम का पूछे, मैंने अभी जो ग्राफ बताया वो रेट और कंसंट्रेशन का बताया था। अब अगर आपसे पूछता है कंसंट्रेशन का और टाइम का ग्राफ, तो आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए देखो, ए नोट यहां पर रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है और ए आपका डिसोसिएट हो चुका, जो अब आपके बचा हुआ अमाउंट है ना वो है, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ में क्या होगी, डेफिनेटली कम होगी, ठीक है। तो कितनी कम होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस होगी केटी से फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आपसे कंसंट्रेशन पूछा जाए और विद द टाइम पूछा जाए, तो बेटा इसका जरा तुम ग्राफ बनाओ। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास टाइम हो गया वाई एक्सिस। और अब जो ग्राफ बना वो कैसा बनेगा बेटा, यस एक्स इज इक्वल टू, यस ये हमारे पास है कांस्टेंट वैल्यू विच इज इक्वल टू माइनस, ये हमारे पास स्लोप और ये है टाइम। तो स्लोप नेगेटिव आया ना, मतलब हमारा ग्राफ गिरते हुए बनेगा। और कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, बट कहीं से स्टार्ट होगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे सी ए नोट। ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ये हमारे पास बची हुई कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ए नोट क्या है बेटा, हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका मतलब यहां पर इसका ये जो है वो क्या है बेटा, एक जो है कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। फिर अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें तो हमारे पास दो इक्वेशन आती है, ठीक है। एक आती है ए इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस के टी। जब उसको सॉल्व करेंगे हम एल एन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एल एन ए इज इक्वल टू एल एन ए नोट माइनस के टी। इस पे ग्राफ बनता है। तो आपसे ग्राफ पूछा जाता है एल एन की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम पर, राइट। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू तो आ गई एक्स पे, ये वाली वैल्यू हमारे पास टी की आ गई वाई पे, ये हमारे पास आ गया एम स्लोप, राइट, माइनस, और ये हमारे पास आ गई कांस्टेंट वैल्यू। तो अगेन हमारा स्लोप माइनस एम गिरता हुआ है, लेकिन यहाँ पर माइनस एम की वैल्यू अलग है। वो हमारे पास क्या है बेटा, माइनस एम की वैल्यू, यस माइनस एम की वैल्यू तो सेम ही है, स्लोप तो सेम है, लेकिन हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या है बेटा, अलग है, विच इज इक्वल टू एल एन ए नोट। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ठीक है। अगर सेकंड ऑर्डर के लिए देखें, सेकंड ऑर्डर पे आपकी इस पे क्वेश्चन नहीं बनता है, बट नीट वालों के बनता है, तो हम थोड़ा कंसिडर कर लेते हैं इसको। 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नोट प्लस के टी, मतलब स्लोप हमारा बढ़ता हुआ बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है 1 अपॉन कंसंट्रेशन और ये हमारे पास है टी का टाइम। तो स्लोप हमारा इंक्रीज होता हुआ जा रहा है और ये जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1 अपॉन ए नोट। इस तरीके से आपके इस ग्राफ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है बेटा। फिर आपके क्वेश्चन बनता है हाफ लाइफ से। हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की जो होगी वो बेटा क्या होगी, कंसंट्रेशन का जस्ट हाफ होगी, राइट। जबकि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की देखें तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर की देखें तो कंसंट्रेशन की जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है बेटा, हाफ लाइफ का मतलब है एक ऐसा टाइम जहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी हो जाए। मैंने रिएक्शन की आधी लाइफ नहीं बताई है, मैंने बताया हाफ लाइफ का मतलब है जहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, राइट। सो हाफ लाइफ इज द लाइफ वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी हाफ, राइट। तो यहां पर मतलब आधा रिएक्टेंट टूट चुका है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये जो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर के लिए, आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, विच इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2k। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, विच इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। और अगर टी हाफ की सेकंड ऑर्डर के लिए बात करें तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन k ए नोट, 1 अपॉन k इंटू ए नोट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस टाइप से आपको इतना तो पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनता है। फिर आपके सबसे फेमस क्वेश्चन आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करवाने के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो जैसे मान लो कि आपको किसी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हमें पता है बेटा हमारे पास इक्वेशन क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के। और क्या होगी बेटा, जैसे मान लो ए की कंसंट्रेशन की पावर एक्स और बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई। तो मुझे यहां पर अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और मुझे गिवन नहीं है, मुझे सिर्फ कंसंट्रेशन गिवन है और रेट की वैल्यू गिवन है, तो बेटा मुझे यहां पर दो रेट को क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। और जैसे मान लो अगर मुझे ऑप्शन मिले क्वेश्चन के अंदर कि भाई तुम्हारी एक वैल्यू दो रेट में कांस्टेंट जा रही है, भले ही वो बी की वैल्यू भले ही ए की वैल्यू हो, तो तुम रेट बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज तुम्हें स्टेप बाय स्टेप पूरी वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास बी की वैल्यू कांस्टेंट दी हुई है फॉर द रेट ए। मान लो ये रेट एक है, ये रेट सेकंड है और ये रेट थर्ड है। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए मुझे बी की वैल्यू कांस्टेंट दी हुई है, तो मैं अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगी तो देखो के तो वैसे कट जाना है, राइट। रेट फर्स्ट और रेट सेकंड में K1 K2 करने पर ये तो वैसे कट जाना है, क्योंकि K की वैल्यू तो हमेशा सेम रहती है,
राइट। के तो सेम ही रहेगा, रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के लिए के सेम रहता है। रेट क्या करती है, टाइम के साथ चेंज हो रही है और कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, बट कांस्टेंट तो सेम ही है ना। अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर ही रहेगा वो, ठीक है। ए की कंसंट्रेशन मुझे दी हुई है 0.1 अपॉन 0.2 की पावर एक्स, बी की कंसंट्रेशन मुझे दी हुई है 0.1 अपॉन 0.1 की पावर वाई, तो ये तो वैसे ही कट गया, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। और यहां पर हमारे पास जो रेट की वैल्यू गिवन है वो कितनी है बेटा, 1/4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 3, तो 10 टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 3 कट गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अब जो बची हुई वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आई बेटा, 1/4 इक्वल टू 0.1 से 0.1 हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, राइट। तो 1/2 की पावर एक्स आया। तो यहां पर मुझे सिंपल एज दैट एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं बहुत आराम से कर सकती हूँ। मुझे एक्स की वैल्यू ऐसी रखनी है कि वैल्यू जो है 1/2 क्या हो जाए, 1/4 के इक्वल हो जाए। सिंपल एज दैट, पावर कर दो इसकी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी पावर में वैल्यू लेके चल जाऊंगी तो हमारे पास 1/4 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब सेकंड बी के लिए अगर मैं बी का यहां पर निकाल रही हूं ऑर्डर, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूं, ठीक है। तो अगर हमें बी के लिए फाइंड करनी है वैल्यू, तो बेटा बी के लिए भी देखो ए कोई कांस्टेंट है क्या, तो कांस्टेंट है तो उसको डायरेक्टली उड़ा दो, ठीक है। अब देखो एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, बट यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है तो हम इसको क्या करें, मैं आपको क्विकली बता दे रही हूँ, ठीक है। बी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें वैल्यू तो 1.1 है। रेट देखा जाए तो यहाँ पर R2/R3 लेंगे तो 4/8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 से 10 टू पावर माइनस 3 मैंने उड़ा दिया है। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो y की निकालनी हमें, तो यहाँ से जब मैं पॉइंट टू पॉइंट उड़ाऊंगी और यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/2। तो मेरे पास इक्वेशन आ रही है 1/2 y इक्वल टू 1/2। मतलब मुझे ऐसी वैल्यू से कैलकुलेट, ऐसी वैल्यू से इसको क्या करना है, इसकी पावर में रखना है कि दोनों वैल्यू बराबर आ जाए। तो कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ओनली 1 काफी है, राइट। 1 रखूंगी तो बराबर ही रहेगी, तो y की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब मेरे पास जो रेट लो आया वो आया बेटा k, ए के रिस्पेक्ट में पावर है 2 और बी के रिस्पेक्ट में पावर है 1। अब अगर कोई मुझसे पूछे ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, पहले देखते हैं ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो ए के रिस्पेक्ट में 2 हो गया, बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा। ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाए तो दोनों को जोड़ दो, 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी हमारी 3। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर आती है सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होती है सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि आपने मान लो रेट है, सिंपल है, सूडो हम इसे सिर्फ टर्म दे रहे हैं। बेसिकली रेट लो तो ये बोलता है कि भाई हमारी जो रिएक्शन होती है वो इफेक्टिव कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। पर स्टिल रिएक्टेंट मान लो तुमने एस्टर लिया हुआ है और वाटर लिया हुआ है, रिएक्टेंट तो दोनों ही है। अब यहाँ पर एस्टर टूटेगा एसिड और अल्कोहल में, बट रिएक्टेंट तो तुमने दोनों लिया है ना, तो रेट तो दोनों पे डिपेंड करनी चाहिए, बट नहीं करती है। क्योंकि अगर तुमने वाटर एक्स्ट्रा ले लिया, बहुत एक्स्ट्रा वाटर ले लिया है, तो अब इफेक्टिव कोलिजन वाला जो मैं टर्म बार बार यूज कर रही हूं वो वर्क नहीं करेगा। इस कंडीशन को हमने सूडो ऑर्डर बोल दिया है, ठीक है। तो सूडो ऑर्डर का मतलब है कि तुम्हारे पास जो रेट है वो तुम्हारी डिपेंड करनी चाहिए, ए पर भी करनी चाहिए, बी पर भी करनी चाहिए, पर तुमने किसी एक को एक्स्ट्रा ले लिया तो अब वो रेट इस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो इसको बोलते हैं हम सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ reaction that is actually of higher rate, but it act like a first order reaction because one reactant is taken as the large excess. This is called the pseudo order reaction है, okay। और pseudo मतलब है कि रियल में नहीं है ऐसा, ओके। तो जैसे मान लो हाइड्रोलिसिस हमने लिया है तो यहाँ पर एस्टर और वाटर दोनों के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करना चाहिए, एक्चुअली होना ऐसा चाहिए, लेकिन हमने H2O को लार्ज अमाउंट में ले लिया, एक्सेस में ले लिया है। तो अब जो हमारी रेट है वो H2O को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, केवल एस्टर पे डिपेंड करेगी। इसको बोलते हैं सूडो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है, ओके बच्चों। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है विच इज आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन क्या बताती है, देखो आरएनएस का कहना यह है कि जो रेट होती है, जो रिएक्शन होती है वो क्या बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। वो किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसकी इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि जो रेट हमारा जो रेट बढ़ेगी, देखो अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो आपकी रेट इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रेट आरएनएस इक्वेशन जो है वो बेटा 2-3 टाइप की इक्वेशन है जहां से क्वेश्चन बनता है। एक इक्वेशन देखो, आपको 3 इक्वेशन याद करनी है। वन इज के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैंने इसका क्या कर दिया, लॉग ले लिया, विच इज एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए आर प्लस एल एन ए। ये हमने यहां पर इक्वेशन निकाली है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। ये इक्वेशन एग्जामिनर की सबसे फेवरेट इक्वेशन होती है, ठीक है। यहां पर एल एन के क्या है, आपको पता है के तो रेट कांस्टेंट है, ठीक है। एल एन ए क्या है, ए यहां पर जो है वो आरएनएस फैक्टर है या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर है।
आरएनएस फैक्टर की जगह अगर फ्रीक्वेंसी फैक्टर आ जाए तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, नीट के अंदर यही टर्म यूज करेगा वो, ठीक है। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। एनर्जी है तो वैल्यू किस में जाएगी, जूल में जाएगी, कैलोरी में जाएगी। तो अब अगर मुझे इस इक्वेशन में आर यूज करना है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जो कंसंट्रेशन के टर्म में यूज किया था, अब हम यूज करेंगे एनर्जी टर्म में। तो आर की जो वैल्यू जाएगी वो 8.314 जाएगी अगर एनर्जी ये जो है वो जूल में दिया हुआ है। अगर कैलोरी में दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेशन जाएगी 2 के, राइट, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। बेटा इस तरीके से आर की वैल्यू आपको याद करनी है। आर एक गैसियस कांस्टेंट होता है, ठीक है। टी क्या है, टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू जाएगी केल्विन के अंदर। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हो। फिर देखो, जैसे मान लो हमें दो रेट का डिफरेंस, अच्छा पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इस इक्वेशन पे आपसे कई बार ग्राफ देके भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो आपका ग्राफ बन रहा है वो बन रहा है एल एन के बीच में और 1/t के बीच में। तो अभी हम वैल्यू निकाल के आए हैं विच इज इक्वल टू एल एन के, ओके, एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ग्राफ बना है 1/t के बीच में और एल एन के बीच में। तो हमारी इक्वेशन क्या जाएगी, हमारी इक्वेशन जाएगी यस एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स एम वाई, ठीक है। तो ये हमारा y है, ये हमारा x है, ये हमारा स्लोप हो गया। स्लोप क्या है, माइनस एम, और उसकी वैल्यू क्या है, दिख रही है आपको, माइनस ई ए अपॉन आर। ये स्लोप की वैल्यू हो गई। और c क्या है बेटा, ये वो पॉइंट है जहां से इक्वेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, विच इज इक्वल टू एल एन ए। इस तरीके से आपका ग्राफ से क्वेश्चन बनता है। कई बार आपको ग्राफ दे देता है और वैल्यू पूछ लेता है। नीट वालों के साथ ये चीज ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हमसे मान लो ई ए की वैल्यू पूछे तो वो क्या निकाल सकते हैं बेटा हम, जैसे अगर हमें स्लोप दिया हुआ है, ठीक है, और ई ए की वैल्यू पूछे तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब जस्ट फॉर्मूले को घुमाया ही है हमने, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो अगर हमें दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमारे जो इक्वेशन होगी विच इज log K2 अपॉन K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इस इक्वेशन से आपके नीट में भी और बोर्ड में भी क्वेश्चन बनता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, इक्वेशन दोबारा सुन लो, विच इज इक्वल टू log K2 अपॉन K1 ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है। यहां से आपके क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो, सबसे पहले हमें पता है K1 K2 दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगाओ, log K1 अपॉन K2, ठीक है, इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। देखो वैल्यू हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहां पर log में भी लगा सकते हैं और ln में भी लगा सकते हैं। अगर मैंने यहां पर वैल्यू log में लगाई है तो मैं नीचे लेके जाऊंगी 2.303 RT। तो हमारे पास फॉर्मूला आया log K2 अपॉन K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 RT T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो K2 की वैल्यू हमें गिवन है, K1 की वैल्यू गिवन है। अब बच्चा इस इक्वेशन से डर जाता है कि मैम इसमें तो log है, मैं क्या करूंगा। बच्चों log से डरने की जरूरत नहीं है, log सॉल्व करना बहुत ईजी है। आप एटलीस्ट ये वैल्यू तो log की याद करो, ठीक है। ये वैल्यू जब आप याद करोगे तो आप थोड़ा सा मतलब आप इजीली अवेलेबल हो पाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सॉरी आप एलिजिबल हो पाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है K2, हमने K2 की वैल्यू पुट कर दी, K1 की कर दी। और अब बात ये आ रही है कि या तो आप उसको पहले सॉल्व कर लो बाद में सॉल्व कर लो। पहले सॉल्व करना थोड़ा बेटर रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले इजी करो इस वैल्यू को। 0.07 है क्या, यहाँ पर है क्या गिवन 0.07 नहीं है ना, तो पहले इसको इजी करेंगे, पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे, जीरो से जीरो उड़ा देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई log 7 अपॉन log 2। जब वैल्यू अपॉन में दी होती है तो उसको हम सॉल्व करते हैं log 7 माइनस log 2, और मल्टीप्लाई में दी होती है तो उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो log 7 और log 2 की जब वैल्यू पुट करोगे, राइट, log 7 और log 2 की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.544। देखा कितना आसान था ना, सिर्फ ये 4 वैल्यू याद करने पे आपका काम हो जा रहा है, ठीक है। अब हमने log की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, log K2 अपन K1 निकाल लिया। अब सिंपल इक्वेशन रख दो, आपकी ये निकालनी है। R की वैल्यू हमने रखी दी, मैंने आपको बताया था अगर आपको कैलोरी में निकालनी है, जूल में निकालनी है तो कैसे रखनी है वैल्यू, ठीक है। तो 8.314 रख दी। अगर आपको कैलोरी में निकालनी है तो 2 रख दोगे यहाँ पर। T2 माइनस D1 क्या, इस इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 57, राइट। तो हमने जूल में निकाली है, किलो जूल के अंदर ये वैल्यू। ओके बच्चों, इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व होगा। अब जैसे मान लो एक और न्यूमेरिकल अभी मैंने बताया था, ये का जो आपका अगर मान लो आपको ग्राफ दिया हुआ है तो आप सिंपल कैसे निकालोगे, तो आप उसको स्लोप से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो आप कैसे निकालोगे, ये इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू आर से कर दोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। अब बात आती है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है।
बेटा एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनाने के लिए। मतलब हम ये बोल सकते हैं एक तरीका एनर्जी बैरियर होता है, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास ये हो गई, ओके, ये हमारे पास वैल्यू है ये एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एक एनर्जी बैरियर है, ओके। तो जितना ज्यादा, मतलब मान लो ये बैरियर जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा ये बैरियर ऊपर होगा, मुझे बात बताओ, तुम्हें यहां से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचाना है, तो जितना ज्यादा ये बैरियर होगा रिएक्टेंट को उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा ना, और जितना कम होगा उतनी जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा, राइट। तो अगर कोई रिएक्शन स्लो है इसका मतलब ये है कि उसका एनर्जी बैरियर ज्यादा है। अगर उसका रिएक्शन कोई फास्ट है इसका मतलब एनर्जी बैरियर कम है ड्यू टू एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है बेटा? इस एनर्जी बैरियर को कम कर देता है, एक ऑल्टरनेट पाथ देता है, एक शॉर्टकट देता है तुम्हें जाने के लिए। तो रिएक्शन क्या हो जाती है हमारी? फास्ट हो जाती है। अब आपकी जो रिएक्शन है वो दो तरीके की होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि आपकी जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो क्या है बेटा? कम है, ठीक है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है कंपेयर टू रिएक्टेंट की एनर्जी। और मतलब जब तुम्हारा प्रोडक्ट बना है तो रिएक्टेंट ने एनर्जी क्या कर दी है बेटा? यस, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? एक्सोथर्मिक की, राइट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट ने क्या कर दी? अपनी एनर्जी रिलीज कर दी है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि तुम्हारी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है रिएक्टेंट से। इसका मतलब जब तुम्हारा प्रोडक्ट बना है तो रिएक्टेंट ने एनर्जी क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, एंडोथर्मिक एनर्जी एक्सेप्ट करी है, ठीक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ है। इस तरीके से तुम्हारे ग्राफ होते हैं ये। अब देखो तुम्हें क्या, जैसे मान लो ओनली कुछ मॉलिक्यूल होंगे, जैसे मॉलिक्यूल्स की कुछ एनर्जी होती है, उसमें से कुछ ही मॉलिक्यूल होंगे जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जरूरी होता है इफेक्टिव कोलिजन। अगर मान लो दो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन इफेक्टिव हुआ है तो तुम्हारे क्या होंगे? जो रिएक्टेंट होंगे वो जल्दी से क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो ये जो एनर्जी है वो कम ही मॉलिक्यूल्स के पास में आती है। इसी बेस पे स्टार्ट करते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी सिंपल थ्योरी है कि तुम्हारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, कोलाइड करके वो प्रोडक्ट में बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते। अब बन सकते हैं तो मैंने बोला इसका मतलब उसने दो कंडीशन पूरी करी होगी। पहली बात, जब वो कोलाइड हुआ है तो कोलाइड होते टाइम उनका ओरिएंटेशन इतना परफेक्ट था ना कि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी रिलीज हो गई। थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। तो मतलब तुम्हारे अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके पास उसने दो कंडीशन फुलफिल करी है। पहली बात तो कोलिजन ओरिएंटेशन जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, उसका परफेक्ट ओरिएंटेशन था, ठीक है। दूसरी बात, जो कोलिजन हुआ है वो एक सफिशिएंट एनर्जी के साथ हुआ है, दैट्स वाई वो क्या कर रहा है? इजीली प्रोडक्ट बना पा रहा है। लेकिन अगर प्रोडक्ट नहीं बना है इसका मतलब या तो उसने ओरिएंटेशन बेकार लिया, जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं और वो थोड़ा सा टच करके निकल गए, ऐसे प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हुआ, हल्का सा टच करके निकल गए, ओरिएंटेशन ही बेकार था, राइट। तो सफिशिएंट एनर्जी आ ही नहीं पाई उनके पास कोलिजन से, इसीलिए वो एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाए। So collision theory, according to collision theory, a chemical reaction occur only when reactant molecule collide with sufficient energy. Activation energy से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर ओरिएंटेशन, तब जाके प्रोडक्ट बनता है, तब जाके वो जो एनर्जी बैरियर है वो क्रॉस हो पाता है, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन फॉर इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा? कोलिजन विल लीड टू रिएक्शन ओनली इफ एनर्जी कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो कोलिजन हुआ है उससे जो काइनेटिक एनर्जी निकल रही है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी से या तो ज्यादा हो या बराबर हो। बराबर मतलब एक ऐसी एनर्जी, एक लिमिटेड एनर्जी कि तुम्हें कम से कम इतनी एनर्जी तो करनी है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी या तो ज्यादा होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी के, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? मॉलिक्यूल जो होगा वो प्रोडक्ट बनाएगा, या फिर ओरिएंटेशन अच्छा होना चाहिए। अगर रॉन्ग ओरिएंटेशन होगा तो रिएक्टेंट नहीं, तो मतलब रिएक्शन नहीं होगी। ओके बच्चों, अब देखो, अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब है कि तुम्हें एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो एनर्जी कोलिजन से मिली। वो कोलिजन जो हुआ है वो अगर पर्टिकुलर एक लेवल, एक ईए को क्रॉस करने के लिए मिनिमम लेवल है उस तक क्रॉस कर गया तो वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। सो मॉलिक्यूल मस्ट पजेस एट टाइम ऑफ कोलिजन टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो एनर्जी जो है, मॉलिक्यूल जो है वो टकरा रहे हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करने के लिए जो एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अगर वो नहीं मिली, मतलब मान लो तुम्हारी जो एनर्जी है उससे कम है, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी तुम्हारी जो प्रोड्यूस एनर्जी है उससे कम है, जो कोलिजन से कम जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उससे कम है, तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर एक मिनिमम अमाउंट तक तुमने एनर्जी रिलीज कर दी है, तुमने एक एनर्जी तुम्हें मिली है कोलिजन से, तो वो प्रोडक्ट बना देगी, ठीक है। फिर आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन।
इसका मतलब है कि जैसे मान लो तुम्हारे कुछ ही मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है, नॉर्मल टेम्परेचर है, कुछ ही मॉलिक्यूल है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। इस वजह से जो तुम्हारे इफेक्टिव कॉलिजन होंगे उसके नंबर बढ़ जाएंगे और तुम्हारे जो काइनेटिक एनर्जी जो तुम्हें रिक्वायर्ड है मिनिमम, वो तुम्हें ज्यादा नंबर में मिलेगी। तो ये देखो, ये हमारे पास है एक ग्राफ, ठीक है, जिसमें T1 है हमारा एक लोअर लेवल, मतलब जहां पर टेम्परेचर कम है। तो बेटा यहां पर अगर तुम चेक करोगे, मान लो ये हमारा एक एक्टिवेशन लेवल है, यहां तक तुम्हारे पास एनर्जी होनी चाहिए। तो यहां पर इस टेम्परेचर के ऊपर ये जो नंबर ऑफ ग्राफ है ये थोड़े कम है, इतने मॉलिक्यूल्स में कमी है, ठीक है। लेकिन जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया इन द सेकेंड ग्राफ, जब तुम टेम्परेचर हाई करते हो तो यहां पर देखो बेटा, अब नंबर ऑफ अंडर एरिया इंक्रीज हो गया, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गया जो कि इस बैरियर को क्रॉस कर पा रहे हैं। इसको बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल के पास में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और अब जो नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे जो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस तरीके से इस ग्राफ पे हम बात करते हैं, ओके। अब आता है कि जैसे मान लो यहां पर आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सॉलिड बॉल टकरा रही है, ठीक है। कोई दो बॉल टकराई, उनमें आवाज हुई, उनमें एनर्जी हुई, वो उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन रियल में जो मॉलिक्यूल होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं, वो सॉलिड बॉल की तरह थोड़ी होते हैं, राइट। तो कोलिजन थ्योरी ने उनको एक सॉलिड बॉल की तरह कंसीडर करते हुए थ्योरी दी थी, तो वो उसका ड्रॉबैक था। तो इसको उसने ओवरकम करने के लिए क्या किया, एक तुम्हें एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी, एक स्टेरिक फैक्टर दे दिया तुम्हें, ठीक है। एक तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी दे दी और एक कांस्टेंट फैक्टर दे दिया जिसको स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं, ओरिएंटेशन फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तुम अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर तुम अपना के निकाल रहे हो तो तुम्हारे पास सही है, मतलब तुमने जो के का फॉर्मूला निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी ने खुद में ही मॉडिफिकेशन कर दिया था इस चीज को, इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए कि मॉलिक्यूल सॉलिड नहीं होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक न्यू इक्वेशन आती है विच इज इक्वल टू के इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई पी ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ पर जो जेड है वो है कोलिजन फैक्टर फ्रीक्वेंसी और पी जो है वो है स्टेरिक फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है। अब देखो, अब जो कोलिजन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे। जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, रेट किस किस पे डिपेंड करती है, वो कंसंट्रेशन पे कर रही थी, वो टेम्परेचर पे कर रही थी, वो साइज पे कर रही थी, सरफेस एरिया पे कर रही थी, राइट। स्टेरिक फैक्टर पर भी डिपेंड करती है। अगर मान लो तुम्हारा स्टेरिक फैक्टर क्या है बेटा, जैसे मान लो तुम्हारा पी से कम है स्टेरिक फैक्टर, ओके। तो ओरिएंटेशन जो होती है, जैसे मान लो अगर हमें प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए तो तुम्हारे पी की वैल्यू ये आती है। पी की वैल्यू अगर 0 से कम है इसका मतलब ओरिएंटेशन अच्छा नहीं था। बट अगर पी की वैल्यू तुम्हारी ऑलमोस्ट 1 के इक्वल है या फिर 1 से कम है, ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारा ये जो पी है, पहली बात ये जो पी है ये तुम्हारा वेरी करता है 1 से थोड़ा सा कम, राइट। तो 0 और 1 के बीच में पी का जो वैल्यू है वो वेरी करता है, बट 0 नहीं होता है, ठीक है। 0 होगा इसका मतलब तो ये कि मॉलिक्यूल सॉलिड हो गया है। तो पी की जो वैल्यू है वो क्या करती है, मानते हैं कि 0 और 1 के बीच में लाई करती है, लेकिन 0 नहीं होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या किस लिए है, ताकि हम ओरिएंटेशन को परफेक्टली दिखा पाए, राइट। तो पी की वैल्यू स्टेरिक ओरिएंटेशन फैक्टर था ना, तो ओरिएंटेशन फैक्टर की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में क्या करती है, लाई करती है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक जो कि मॉडिफिकेशन थ्योरी पे बेस्ड है ऑफ द कोलिजन। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आपको पहले ही बता दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये को क्रॉस करने वाले नंबर्स बढ़ जाएंगे, इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होगा तो रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी।